रात्रि के 12:49 हैं और उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पब्लिक लाइब्रेरी एजेंसीज इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इसको प्रमोट करती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, मज़ा आ गया पढ़ के। तो इतना मैं एक्साइटेड हूँ इसको आपको बताने के लिए। तो इसमें मैंने कुछ टिक लगा रखा है, उसके हिसाब से मैं बोलता जाऊँगा। आप भी अपना बुक खोल करके या इसमें भी देख करके कर सकते हैं। सबसे पहले यूनेस्को का जो मैनिफेस्टो है पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में, उसमें वो बताते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन की जानी चाहिए किसके द्वारा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एजेंसी के द्वारा। एंड उसकी जो लेजिस्लेशन है वो उसके जो नियम वगैरह बनाए जाने चाहिए वो सब भी गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाने चाहिए और ये फ्री में एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, पब्लिक इसको फ्री में करना चाहिए। डॉक्टर रंगनाथन ने डिफाइंड किया कि पब्लिक लाइब्रेरी क्या होती है। पब्लिक लाइब्रेरी एज ए लाइब्रेरी ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय द पब्लिक एंड इट्स एरिया फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ बुक्स एंड किंडर्ड मटेरियल फॉर द फ्री सर्विसेज टू द पीपल ऑफ द एरिया। इसलिए मैंने इसको पढ़ा क्योंकि आपको इसको लिख कर आना है। पब्लिक लाइब्रेरी क्या होता है, वो पब्लिक के द्वारा मेंटेन और ओन्ड किया जाता है। मतलब ओन मतलब मालिक, मालिकाना हक, मेंटेन मतलब उसकी देख रेख। तो ओन्ड एंड मेंटेन बाय द पब्लिक होता है। और इसका एरिया क्या होता है, सोशलाइजेशन ऑफ द बुक्स। सोशलाइजेशन होता है मतलब समाज को एक जुट करता है और इसमें ढेर सारी किताबें होती हैं। किंडर्ड मतलब बच्चों के मटेरियल्स भी होते हैं और इसमें फ्री सर्विसेज, फ्री एरिया होता है सभी के लिए। तो ये होता है पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, अब देखो कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जो इसको डेवलप करती हैं, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मुख्यतः हम लोग चार तरह के एजेंसी पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे ऊपर ही देख लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, बहुत ही खूबसूरती से हम लोग पढ़ने वाले, बहुत मज़ेदार तरीके से। सबसे पहले स्टैट्यूटरी सिस्टम। स्टैट्यूटरी, अब देखो हम लोगों को पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, भारत का, उसमें जो लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, इंस्टीट्यूट्स, ये सारा स्टेट सब्जेक्ट्स है। लेकिन जो एजुकेशन है, एजुकेशन वो सेंट्रल और स्टेट दोनों का आता है। ठीक है, एजुकेशन। लेकिन लाइब्रेरीज़ जो हैं वो स्टेट के अंदर आती हैं। तो स्टेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है पब्लिक लाइब्रेरीज़ को हैंडल करने के लिए। तो अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरह के अपने लॉज बनाए हैं। ठीक है, तो उसको दो तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज बनाए गए हैं, एक तो स्टैट्यूटरी सिस्टम है, दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी सिस्टम है। स्टैट्यूटरी सिस्टम है कि मतलब एक अलग से नियम बना दिया जाए, एक अलग से कानून बना दिया जाए स्टेट के द्वारा, जो स्पेशली पब्लिक लाइब्रेरीज से रिलेटेड है। तो ये स्टैट्यूटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगी। स्टैट्यूटरी जैसा इसमें हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र। लेकिन मेनली 4 मॉडल हम लोगों को पढ़ना है। एक तो तमिलनाडु पैटर्न, ठीक है, और उनके जो एक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे सिमिलर हैं, उनके एक्ट्स जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं। रात ज़्यादा हो जाने की वजह से गले में दिक्कत होती है बोलने में। अदर सब्सटेंसली इन मैनी एस्पेक्ट्स इन द ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन स्ट्रेटजी, ये सब कुछ अलग हो सकता है। लेकिन हम लोगों को चार ही स्टेट्स का पढ़ना है, बाकी सबका याद हो जाएगा ऐसे ही। तमिलनाडु पैटर्न, तमिलनाडु पैटर्न जब हम लोग बोलते हैं तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये दोनों शामिल हो जाते हैं। इसका जो मेन फीचर है कि जो स्टेट लाइब्रेरी कमेटी है, ठीक है, वो इसकी एडवाइजरी बॉडी होती है, वो इसके देख रेख करती है। दूसरा, फिर इसमें एक हायरार्की बनी है। एक तो स्टेट लाइब्रेरी कमेटी हो गई, फिर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हो गए, ये इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी होती है, ये फंड को कलेक्ट और मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद प्रोविज़न्स जो होते हैं सोर्स ऑफ इनकम के। तो हमें 4-5 चीज़ें देखनी होती है किसी
लाइब्रेरी के पैटर्न को समझने के लिए कि उसका देखभाल कौन करता है, सर्वे सर्वा कौन है और उसकी फंडिंग कैसे होती है। तो तमिलनाडु पैटर्न का अगर हम लोग देख रेख करें तो एक स्टेट कमेटी होगी, फिर डायरेक्टर हो गए, फिर लोकल अथॉरिटी होगी जो फंड वगैरह कलेक्ट करती है। और ये ओपन सोर्स है। इन लोगों ने क्या किया ना, सेस लगा दिया कि सेस और सरचार्ज कि जो हमारा टैक्स जाता है तो लाइब्रेरी टैक्स भी हम लोगों को देना पड़ता है। तो ये इन लोगों ने अलग किया। फिर उसके बाद स्टेट लाइब्रेरी होती है, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी होती है, 2 लेवल का इन्होंने बनाया। ठीक है, तो ये हमारा तमिलनाडु पैटर्न का था। महाराष्ट्र पैटर्न में क्या था कि इंडोर्स फिलॉसफी ऑफ प्रमोटिंग लाइब्रेरी सर्विसेज थ्रू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बोला कि ये जो लाइब्रेरी रहेगी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर रहेगी और इन्होंने कोई सेस एंड इट डज नॉट लेवी और एनी सेस, इन्होंने कोई सेस और लेवी नहीं लगाया। इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश इट्स ओन लाइब्रेरी, द एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी इज रन बाई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या कि गवर्नमेंट कोई लाइब्रेरी रन नहीं करेगी, बल्कि जो लाइब्रेरीज अवेलेबल होंगी वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ही रन करेंगी। और उसको डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज डिक्लेयर कर दिया गया या तालुका लाइब्रेरीज बोल दिया गया। ईच लाइब्रेरी डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेटस इज़ गिवन अ स्टेट ग्रांट। अब इसमें क्या है कि सारी लाइब्रेरीज़ को चलाने के लिए स्टेट ग्रांट देगी। ठीक है, लाइक द तमिलनाडु पैटर्न इट हैज़ प्रोवाइडेड स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी एंड स्टेट लाइब्रेरी फंड। हाउएवर नो प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी फंड, लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी और स्टेट लाइब्रेरी सिस्टम। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया कि बोले कि भाई देखो जितनी लाइब्रेरीज़ हैं उसी को हम लोगों को चलाना है, और उसको चलाने के लिए काउंसिल बना दिया और डायरेक्टरेट बना दिया। ठीक है, और फंड दे दिया। 3 चीज़ें इन्होंने दी। इन्होंने बोला कि हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं होगा डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का स्पेशल कोई फ़ंड देने का। इन्होंने सेस वस भी नहीं लगाया। इन्होंने कोई लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी का भी झंझट नहीं रखा। तो ये महाराष्ट्र और ये महाराष्ट्र पैटर्न था। वेस्ट बंगाल पैटर्न क्या था इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या किया कि सम फीचर्स ऑफ तमिलनाडु और सम फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने मिश्र कर दिए। तो इन्होंने क्या किया कि स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल, लाइब्रेरी डायरेक्टरेट, स्टेट लाइब्रेरी फंड एंड ऑटोनोमस लोकल अथॉरिटी, ये सब कुछ इन्होंने ले लिया। अब इसमें तमिलनाडु वाले में जो था वो स्टेट फंड नहीं था, स्टेट फंड ओन्ड नहीं था, उसमें लोकल लेवल ही फंड कलेक्ट करते थे और उसमें करते थे। लेकिन महाराष्ट्र वाले में स्टेट फंड था। लेकिन वेस्ट बंगाल वालों ने पूरा पैटर्न ले लिया, काउंसिल वगैरह तो सारा उसी तरीके से तमिलनाडु की तरह, और स्टेट फंड भी डाल दिया महाराष्ट्र की तरह। है ना मज़ेदार। इसको बोलते हैं दिमाग। केरला यार, ये तो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है और एजुकेशन के मामले में हाईएस्ट। तो इसको पढ़ते हैं, एक अलग ही छवि है ना केरला की जब पढ़ते हैं केरला के बारे में यार। हाँ, द केरला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड्स द 3 tiers ऑफ द लाइब्रेरी अथॉरिटीज़, स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल एंड द डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी एंड द तालुका लाइब्रेरी। देखो याद भी हो गया ना, हम लोगों को याद भी तो है। 3 तरह की सिस्टम होता है। एक तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है और लोकल गवर्नमेंट होता है। तो ऐसे ही इसमें भी है। अब स्टेट की बात करोगे तो आप स्टेट हो गया, राज्य हो गया, फिर जिला आता है, उसके अंदर तालुका आता है। तो केरला में भी ऐसे है, स्टेट काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी काउंसिल और एंड तालुका लाइब्रेरी यूनियन। तो ये जो तालुका लाइब्रेरी यूनियंस हैं ये सब इलेक्टेड मेंबर्स इसको चलाते हैं, और इसमें कोई डायरेक्टरेट और नेटवर्किंग इन सब चीज़ों का झंझट इन्होंने रखा ही नहीं। स्टेट लाइब्रेरी फंड का देयर इज़ अ प्रोविज़न ऑफ फॉर स्टेट लाइब्रेरी फंड, स्टेट लाइब्रेरी फंड का प्रोविज़न इन्होंने रखा। तो इसका भी पैटर्न यहीं से ले लिया, महाराष्ट्र से ले लिया। एंड लेविंग ऑफ द सेस भी ले लिया। अब देखो तमिलनाडु और महाराष्ट्र को मिला दिया इन्होंने। लेकिन एक चीज़ इन्होंने नहीं किया तमिलनाडु की तरह कि इन्होंने वो डायरेक्टरेट वगैरह नहीं रखा। तो डायरेक्टरेट रखने से क्या नुकसान होता है कि सारा डिक्टेटरशिप आ जाता है, कि मतलब डायरेक्टरेट वाले जो निर्णय लेंगे वही काम होगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया ना, शक्ति का बंटवारा कर दिया कि तुम लोग खुद अपना निर्णय लो। यार ये सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि
जो लोकल स्तर पे है ना, अलग अलग जगहों पे वो लोग खुद अपना निर्णय ले सकते हैं, तो उनकी जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से निर्णय लेंगे, ठीक है, तो वो अच्छा होता है। मुझे लगता है शक्ति का जो पृथक्करण होता है वो सबसे अच्छा होता है। डिक्टेटर्स जो शासन होता है वो सबसे घटिया होता है। तो मुझे लगता है तमिलनाडु का जो शासन एक डिक्टेटर की तरह है, लेकिन ये जो केरला का जो शासन है वो उसकी तरह है, मतलब शक्ति का बंटवारा। लेकिन तमिलनाडु वालों में भी बहुत ज़्यादा डिक्टेटर नहीं है, क्योंकि तीन मेथड्स इन्होंने बना रखे हैं, तो ठीक भी है। इन शॉर्ट वी सी द 12 स्टेट्स हैव कम फॉरवर्ड ऑन विद रिलीजियसली। करीब 12 राज्य ऐसे थे जो लेजिस्लेशन के अंदर आ जाते हैं, मतलब उन्होंने अपनी वो कर दी, लॉ पारित कर दिया। कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो नॉन स्टैट्यूटरी सिस्टम के अंदर आते हैं, उन्होंने कोई झंझट ही नहीं पाला कि ना रहेगा एक्ट और ना फिर कोई जॉब मांगेगा ना लाइब्रेरीज का। तो इन लोगों ने बोला विच इज़ नॉट इनेक्टेड लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, इन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाने की प्रक्रिया। हैव अडॉप्टेड देयर ओन वे टू डेवलप लाइब्रेरी, इन्होंने बोला हमारी मर्जी के हिसाब से चलेगा। एंड नेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के आधार पर हम लोग काम करेंगे। डायरेक्ट गवर्नमेंट एफर्ट, अदर हैव गॉन फॉर ग्रांट इन एड सिस्टम, ये लोग सीधे बोले कि हम लोग ग्रांट दे देंगे आपको। डायरेक्ट गवर्नमेंट एफर्ट मीन्स एस्टेब्लिश ऑफ लाइब्रेरी बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट सीधे ग्रांट दे देगी, उसकी काम ख़त्म। ग्रांट इन एड सिस्टम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। देखो असम में क्या है कि अब इसमें थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेना पड़ेगा आपको, देखो याद भी हो जा रहा होगा। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, ये तो भूलने वाले हो नहीं, चाह करके भी नहीं भूल सकते। असम में देखो इतना ज़्यादा बाढ़ आ चुका है इस समय, तो इन लोगों ने क्या किया कि पैसे इन्होंने दिए, गवर्नमेंट ने इन्होंने पैसे दिए, इन्होंने भी कोई लॉ पारित नहीं किया, लेकिन इन्होंने 3 टियर फुल फ्लेज्ड डायरेक्टरेट ऑफ लाइब्रेरी सर्विस दैट कंट्रोल इंटायर लाइब्रेरी सर्विस ऑफ द स्टेट, इन्होंने डायरेक्टरेट बना दिया। केरला वालों ने नहीं बनाया। डेवलप्ड ज़्यादा कौन है, केरला कि असम? केरला। तो इन्होंने एक डायरेक्टरेट बना दिया, सारा कंट्रोल वही करता है, डायरेक्टरेट आप एजुकेशन के अंदर ही आता है। तो जितना भी परचेज और प्लानिंग ये सब चीज़ें करती है वो सब उसी लेवल पे होता है, ठीक। इसी के अंडर गाइड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या कॉलेज के प्रिंसिपल या लोकल एजुकेशन ऑफिसर्स, ये लोग उन्हीं के जी हजूरी में काम करते हैं। हमारे बीमारू राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा पिछड़ा और गया गुजरा राज्य बिहार, और उससे भी ज़्यादा पिछड़ा हम उत्तर प्रदेश, जो क्राइम में सबसे हाईएस्ट रहा था, उन लोगों ने भी कोई लॉ पारित नहीं किया। बिहार वाले बच्चे एकदम थक गए। तो बिहार एंड गुजरात फॉलो द कम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेट एंड वॉलंटरी एफर्ट्स, इन्होंने दोनों काम किया कि वॉलंटरी एफर्ट भी रहेगा और स्टेट भी रहेगा। और यहाँ पे कोई डायरेक्टरेट लाइब्रेरी सर्विस इन्होंने नहीं डाला। एजुकेशन कमिश्नर जो है वो असिस्ट करता है लाइब्रेरी के सारे वर्क्स को, ठीक है, और सेक्रेटरी के स्तर पे वो लोग काम करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट ही सारा काम धाम देखता है। तो अपना बिहार और गुजरात कैसा था। एमपी का एक बार देख लेते हैं। द पब्लिक लाइब्रेरी इन एमपी, ओडिशा एंड पंजाब, इन तीनों में मैन्ड बाय मल्टीपल ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब देखो ये भी ठीक से चल नहीं पाएगा, क्योंकि जब एक ही काम को 50 लोग करने लगेंगे, अलग अलग उनका दिमाग लगेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों की परवरिश सब गड़बड़ कर देते हैं। मम्मी कुछ और सिखाती हैं, पापा कुछ और सिखाती हैं, बुआ कुछ और सिखाते हैं, चाचा कुछ और सिखाते हैं। ऐसे ही इसमें भी है कि पब्लिक लाइब्रेरी इज़ हैंडल्ड बाई मेनी डिपार्टमेंट, मल्टीपल डिपार्टमेंट। बताओ, एक बोलेगा पैसा दे दें, बोले नहीं हमने दिया है, हम नहीं देंगे। सॉरी, एमपी में तो ऐसी भाषा नहीं होगी। सो फॉर इंस्टेंस इन एमपी 3 स्टेट डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन, पंचायती राज एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ये तीनों सर्विसेज देते हैं। विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द मैंने बोला था ना, विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज़ लाइब्रेरीज इन मंडल पंचायत रेंडरिंग सर्विसेज टू केंद्र पंचायत एंड ग्राम पंचायत। तो पंचायत डिपार्टमेंट केंद्र पंचायत और ग्राम पंचायत के लाइब्रेरीज़ की देख रेख करता है, ठीक है।
और इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स रन करता है, ठीक है। द गवर्नमेंट रन पब्लिक लाइब्रेरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ डिप्टी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। लाइब्रेरीज रन फॉर द ट्राइबल एरियाज बाई वन्य प्रकाशन। देर आर ट्राइबल वेलफेयर लाइब्रेरीज आल्सो। तो ये बहुत खूबसूरत है यार कि ट्राइबल वेलफेयर लाइब्रेरीज, बहुत मुझे नहीं पता कि कितना अच्छे से काम करता है कि नहीं, क्योंकि किताबों में पढ़ कर के रियलिटी कुछ अलग ही होता है ना। पता चले आप देखो कि बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी है और वहाँ पे सूअर पाला जाता हो, वहाँ पे एक भी किताब ना हो, ऐसी चीज़ें होती हैं, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लगा पढ़ करके। In Odisha, at present, there is 3 administrative departments which render public library services. Department of Sports and Culture. Wow. Department of Housing and Urban Development. अद्भुत। Department of Information and Public Relations. और एक दो डिपार्टमेंट बना लेते। दरअसल इसमें अलग अलग जो लाइब्रेरीज़ हैं ना, उनके अलग अलग काम हैं, इस तरीके से इन्होंने बांट रखा है, तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कर रखा है। अपने प्यारे से उत्तर प्रदेश पे चल लेते हैं, जो क्राइम में एक्सपर्ट है, काश यहाँ पे लोग किताबें भी पढ़ते। पब्लिक लाइब्रेरी इन द उत्तर प्रदेश आर जॉइंट एफर्ट बाय गवर्नमेंट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस। इन्होंने भी कोई लॉ वगैरह पास नहीं किया, इन्होंने बोला हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। फिफ्थ 5-year plan, the library cell was created under the charge of officer special duty, OSD बोलते हैं। इनका कुछ अलग ही होता है सब, OSD on officer on special duty, and endowed the responsibility of planning, monitoring, policy making, UP. in Rajasthan the deputy director social education। तो इस तरह से ये लोग काम चलाते हैं, ठीक है, आपने देखे होगा सारी। तो स्टेट गवर्नमेंट जब आए तो दो देना है आपको, स्टेट्यूटरी और नॉन स्टेट्यूटरी। दरअसल इसको मैंने इसलिए विस्तार से कर दिया ना, क्योंकि नेट JRF है अपने जगहों पे बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर ही 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मुझे लगा कि एक बार दोहरा लेते हैं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा तो एक ही बार पढ़ लेते हैं, याद रहेगा ना, अच्छे से मज़ा आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो, ये इसके अंदर इसका कोई लेना देना नहीं है लाइब्रेरीज से, लेकिन इसकी मजबूरी है लाइब्रेरीज़ को देखना जो नेशनल लेवल की लाइब्रेरीज़ हैं। तो दो डिपार्टमेंट्स हैं इसके, एक डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, दूसरा RRRLF, RRR होता है, RRRLF। तो ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरी दुनिया में ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट, अब देखो मजबूरी भी है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर जो है और ये RRRLF, तो RRRLF और कल्चर, तो ये जो कल्चर है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आता है। और ये नेशनल इम्पोर्टेंस की जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इसके अंदर आती हैं। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, द वर्क्स पर्टेनिंग टू द सेंट्रल लाइब्रेरीज। सेंट्रल लाइब्रेरीज देखो यहाँ पे लाइब्रेरीज़ के नाम बता रहे हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज आती हैं। सबसे पहले नेशनल इम्पोर्टेंस लाइब्रेरीज एंड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट्स आर असाइंड टू डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। देखो ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट जो है, इसमें मतलब कोई भी जो पब्लिश करेंगे ना इंडिया में बुक, उनकी एक कॉपी नेशनल लाइब्रेरी को भेजा जाएगा, और ढेर सारी चीज़ें हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लाइब्रेरी सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट्स लुक्स आफ्टर डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज। इट इज़ इन चार्ज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। पहली लाइब्रेरी आई नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दूसरा सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, दोनों पास में ही हैं। एंड सेंट्रल सेक्रेटरीट CSL इसको बोलते हैं, नई दिल्ली में है। DPL न्यू दिल्ली लाइब्रेरी, DPL दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, उसके बाद खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, और रामपुर रज़ा लाइब्रेरी, और राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये 5-6 लाइब्रेरी हैं, इसकी देख रेख जो करता है वो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर करता है।
ये जो RRLF है ना, ये लाइब्रेरी नहीं है, ये फाउंडेशन है, इसीलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। तो ये इसको कंफ्यूज मत हो जाना, ये लाइब्रेरी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता इज़ इंडोव्ड with the functions of acquiring and conserving copies of all significant publications published in the India। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रमोशन एजेंसीज, तो इतना हमारे पास समय नहीं होगा, तो आप जस्ट हेडिंग देते हुए चले जाना, ठीक है। मेन हेडिंग देना, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना। लेकिन ये सब चीज़ें कई बार शॉर्ट में पूछ लिया, अभी मान लो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर का क्या रोल है, शॉर्ट में पूछ लिया तो कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, इसीलिए मैं विस्तार से बोल दूँगा। ये जो स्टेट वाला मैंने इतना विस्तार से बोला है ना, कई बार पूछा गया सिर्फ स्टेट का क्या रोल है, तो इसीलिए मैंने पूरा विस्तार से बोला। अगर सिर्फ स्टेट का बोलेगा तो आपको पूरा विस्तार से लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इतना विस्तार से आपको बता रहा हूँ। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता जो है वो एक्वायर करता है और कंजर्व करता है जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉपीज़ पब्लिश होती हैं भारत में, और ये कलेक्ट करता, होल्ड करता है लार्ज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन लिटरेचर को भी ये कलेक्ट करता है, ठीक है। और एक इंटरनेशनल बुक एक्सचेंज के सेंटर के रूप में भी ये काम करता है। बुक्स फ्रॉम ऑल पब्लिशर आर एक्सपेक्टेड टू द रिसीव्ड एट नेशनल लाइब्रेरी अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954। तो 1954 के बुक डिलीवरी और न्यूज़पेपर के एक्ट के अकॉर्डिंग सारे लोगों को पब्लिश करने के बाद ये नेशनल लाइब्रेरी को ये देना पड़ता है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है यार, मुझे लगता है। एंड इंटरनेशनल बुक एक्सचेंज एट द लोन बुक्स फ्रॉम ऑल पब्लिशर्स आर एक्सपेक्टेड टू द, ये हो गया। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, पहला हम लोगों ने NL पढ़ लिया, नेशनल लाइब्रेरी ये क्या काम करता है। दूसरा अब सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी ये जो है ये कोलकाता में है, और ये नेशनल लाइब्रेरी के ही कैंपस में लोकेशन है, ठीक है। पहला काम ये करता है कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। कई बार पूछ लिया जाता है कि नेशनल बिब्लियोग्राफी कौन, कन्फ्यूज़न बहुत होता है, नेशनल लाइब्रेरी करता है कि सेंट्रल रेफरेंस। अगर मान लो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी नहीं दिया हुआ है तो नेशनल लाइब्रेरी आप चूज़ कर सकते हो। तो ये रोमन स्क्रिप्ट और इंडियन लैंग्वेजेस के स्क्रिप्ट में ये पब्लिश करता है। इन विच मंथली रिकॉर्ड ऑफ करेंट इंडियन पब्लिकेशन ऑफ 14 लैंग्वेजेस एंड इंक्लूडिंग इंग्लिश बेस्ड। तो ये पहला काम करता है, नेशनल बिब्लियोग्राफी बनाता है, कंपाइल करता है और पब्लिकेशन करता है। दूसरा कंपाइलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द इंडेक्स इंडियाना एज इंडेक्स टू सेलेक्ट आर्टिकल्स अपीयरिंग द करेंट इंडियन पीरियडिकल्स इन 6 लैंग्वेजेस। तो ये इंडेक्स की पब्लिकेशन करता है, इंडेक्स इंडियाना नाम से, ठीक है। और 6 लैंग्वेज में ये होता है इंडियन पीरियडिकल्स में। तो देखो कितनी खूबसूरत बात पता चली यार, अपना प्यारा सा DPL। ये अभी हड़प्पा काल, अभी इतना ज़्यादा ऑटोमेटेड हो नहीं पाया है DPL, और यहाँ पे कोई जाता भी नहीं पढ़ने के लिए, सिर्फ वो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे जाते हैं, और वो भी बुक वगैरह इशू नहीं करवाते, रेयर कोई जाता है वहाँ पे। DPL क्या है इसका स्टेप, DPL वॉज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय यूनेस्को। आप सरप्राइज हो गए, इन 1951 में यूनेस्को ने DPL की स्थापना किया था, और एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। एंड सिस्टम टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये चाहते थे कि एक फ्री लाइब्रेरी सिस्टम हो और एक इंफॉर्मेशन सर्विसेज सबको फ्री में मिले, इसीलिए DPL की स्थापना हुई। एंड हैज़ नाउ ग्रोन इनटू द प्रीमियर पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एंड लेटर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देखो बाद में ये दिल्ली में एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी के रूप में उभर हो गया, लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको टेक ओवर कर लिया। द लाइब्रेरी हैज़ द नेटवर्क कंसिस्टिंग लाइब्रेरीज 4 जोनल ब्रांचेस 25 सब, इसका बहुत ही लंबा चौड़ा ब्रांच है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो नीचे सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी है, इसको पहले जानते थे इम्पीरियल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी कलकत्ता 1991, लेकिन अभी इसको सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी जो कि शास्त्री भवन नई दिल्ली में है,
एंड विथ लैंग्वेजेस बींग्स एंड ब्रांच लाइब्रेरी अर्थवेद। इसका ठीक है, इसका क्या काम होता है? बहुत इंपॉर्टेंट काम। मेरे कुछ दोस्त यहाँ पे काम कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कौन कौन आते हैं, तब उन्होंने बोला कि IAS IPS लीडर्स ये लोग आते हैं और ये बुक्स वगैरह मांगते हैं। तो मैंने बोला उनसे बात की है कि नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, उनसे मैं मजाक कर रहा था। तो उन्होंने बोले नहीं, वो लोग काफ़ी बिजी होते हैं। तो मैंने बोला उनसे आप डिस्कस करना जो फ्री हों। तो दरअसल वो लोग जो बुक लेने आते हैं ना वहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरीट में, वो आम आदमी के लिए नहीं है। तो वहाँ पे पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स और जनरल रीडर्स जो उसमें पास बनवा करके जाते हैं वो लोग शायद कर सकते हैं, बट मुझे जहाँ तक बताया गया वहाँ पे कम ही लोग जाते हैं। तो पॉलिसी मेकर्स वगैरह आते हैं, तो मेन फोकस उसका ये है सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरीज़ का। एक और भी है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स लाइब्रेरी, ये नई दिल्ली में है। ये रिसर्च फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिसीव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, ठीक है। और ये पैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से पाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंस मतलब होता है धन, असिस्टेंस मतलब मदद। इट आल्सो गिव्स ग्रांट्स टू स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई, ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी मुंबई को भी पैसे देता है। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। और इन सेम वेन कनिमरा पब्लिक लाइब्रेरी स्टेट चेन्नई कनिमरा पब्लिक लाइब्रेरी कैनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी स्टेट चेन्नई को भी ये देता है। कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि कैनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ नेशनल वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस आल्सो कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट। देखो यार, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स या रिकॉर्ड्स हैं उसको प्रिजर्व करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है टेकन 2 इम्पोर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरीज। तो इसलिए देखो, जहाँ पे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो यहाँ ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने 2 लाइब्रेरी चुरा लिया। एक तो खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना से इसको चुराया, और रामपुर रज़ा पब्लिक लाइब्रेरी। ये रामपुर रज़ा पब्लिक लाइब्रेरी अमेरिका में होगा नहीं, रामपुर में ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये दोनों जो खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी पटना है, इसके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है मैन्युस्क्रिप्ट्स की। एंड मैं नंबर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नंबर याद करके करोगे भी क्या। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, प्रिंटेड बुक्स हैं, और मुग़ल, राजपूत, ईरानियन, टर्किश स्कूल्स के ओरिजिनल पेंटिंग्स इन लोगों ने छुपा के रखा है। 1969 में जब गांधी जी इसके 100 साल पहले पैदा हुआ थे, 1869 में, तो ये एक पार्लियामेंट में एक एक्ट लेकर आया गया था, और इसको रामपुर ये जो है खुदा बख्श लाइब्रेरी को नेशनल इम्पोर्टेंस का बताया गया, और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। शायद इंदिरा गांधी थी उस समय। द रामपुर रज़ा लाइब्रेरी टेक ओवर बाय द गवर्नमेंट इन 1974। तो रामपुर रज़ा लाइब्रेरी को भी टेक ओवर कर दिया। इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ किया। एक तो लाइब्रेरीज ही उसने टेक ओवर नहीं किया, उसने बैंकों को पूरा टेक ओवर कर दिया, जिसको बैंकों का राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। उसने पूरा जो एयर इंडिया था उसको टेक ओवर कर लिया। ऑयल्स की जो रिफाइनरीज वगैरह थी उसको टेक ओवर कर दिया। बहुत कुछ उसने मतलब अपने अधीन कर लिया था। तो इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। एंड रिनोड ऑल ओवर द वर्ल्ड है is considered to be highly valued treasure house of thousands of rare manuscripts। तो ये रज़ा लाइब्रेरी है, ये ट्रेजर हाउस है। थाउजेंड ऑफ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, मिनिएचर पेंटिंग्स, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्पेसिमेंट्स ऑफ ग्रेट कैलियोग्राफर्स ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, प्रीडिगल्स। तो ये सब कुछ है। द थंजौर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, एक ये भी है। TMSSM लाइब्रेरी। तो ये जो TSSM लाइब्रेरी है
इज़ वन ऑफ द फ्यू मीडियल लाइब्रेरी दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। ये मध्यकालीन भारत का है जो अभी तक पूरे संसार में काम कर रहा है। एंड यहाँ पे प्राइसलेस रिपोजिटरीज ऑफ कल्चर एंड ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज बहुत ही खूबसूरत है। और मेरा सपना है कि इन सब लाइब्रेरीज़ में विज़िट करूँ, और काफ़ी खूबसूरत है ना। मतलब एक लाइब्रेरी स्टूडेंट होने की वजह से, मतलब अभी मैं कई बार सोचता हूँ कि अगर मैं फ़ॉरेन जब मैं विज़िट करूँगा तो कौन कौन से प्लेस जाऊँगा, तो उसमें यार जो बेस्ट लाइब्रेरीज़ होती है ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है कि उस लाइब्रेरी में विज़िट करके वो फैसिलिटीज़ देखना एक काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो राजा राम मोहन रॉयल लाइब्रेरी जो है RRLF, ये लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। दो लाइब्रेरीज इंक्लूड द आइटम 12 स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is state subject. The central government also been pursuing development of public library through financial incentive. देखो यार, ये लाइब्रेरी जो है पब्लिक लाइब्रेरी, ये स्टेट सब्जेक्ट है, फिर भी केंद्र सरकार इंसेंटिव्स दे रही है कि इसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो RRLF जो है वो कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। 1972 में एक और भी चीज़ किया गया था, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन लॉ भी लेकर आया गया था। इससे एक साल पहले एक और चीज़ कांड किया गया था, एक बच्चा पैदा किया गया था पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश नाम की कंट्री को, तो एक साल पहले। तो उसके बाद यहाँ पे RRLF हुआ। ये प्रमोशनल एजेंसी है, लाइब्रेरी नहीं है, मैंने कई बार बताया। देखो यार, एक फ़ंड के बारे में यहाँ पे बताया गया, दो तरह का फ़ंड ये देता है। एक तो नॉन मैचिंग फ़ंड होता है, एक मैचिंग फ़ंड होता है। नॉन मैचिंग या सेंट्रल फ़ंड, मैचिंग फ़ंड या कंबाइंड फ़ंड, ये दोनों अलग होता है। नॉन मैचिंग या सेंट्रल फ़ंड क्या होता है कि ऐसा असिस्टेंट, ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स जो ये फाउंडेशन खुद देता है, इसमें कोई और नहीं शामिल होता है, ये अपने पास से देता है पूरा, तो ये नॉन मैचिंग है, ठीक है। नॉन मैचिंग ये सेंट्रल फंड होता है। दूसरा जो मैचिंग होता है, कई बार केंद्र सरकार या राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी, ये सब लोग भी फंड उसको प्रोवाइड करते हैं, तो मैचिंग फंड होता है या कंबाइंड फंड होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेते हैं कि नॉन मैचिंग और मैचिंग में क्या होता है। तो मैचिंग स्कीम ऑफ असिस्टेंट में क्या क्या चीज़ होती है। सबसे पहले पैसे दिए जाते हैं किताब खरीदने के लिए और रीडिंग मटेरियल्स खरीदने के लिए। अब इसमें ये जो रीडिंग मटेरियल्स होते हैं, बुक्स आर सप्लाइड फ्री ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज फ्रॉम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज टू सेंट्रल लाइब्रेरीज। ये मैचिंग वाला है, ठीक है। इसमें जो बुक्स दी जाती हैं ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी से रूरल लाइब्रेरी को दी जाती हैं किताबें, समझ गए, फ्री कैटेगरी। दूसरा, असिस्टेंट टूवर्ड्स स्टोरेज और डिस्प्ले के लिए दिया जाता है, अलमीरे, रैक्स, स्टोरेज खरीद सकें या डिस्प्ले इक्विपमेंट्स। टीवी VCR खरीदने के लिए दिया जाता है। इंक्रीज एकोमोडेशन के लिए दिया जाता है, सेमिनार्स, वर्कशॉप, ट्रेनिंग कोर्स, बुक एग्जीबिशन, ये सब चीज़ों के लिए दिया जाता है। दूसरा, ये जो है ये जो फंड है वो RRLF फाउंडेशन और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ये सब मिल करके देते हैं फंड, ठीक है। नॉन मैचिंग में फाउंडेशन अकेले पैसा देता है। तो ये जो पैसा देता है सबसे पहले बुक्स और रीडिंग मटेरियल्स खरीदने के लिए, लेकिन ये जो है इसकी जो सप्लाई होती है वो ये जो फाउंडेशन देता है, ठीक है, फाउंडेशन बुक देता है। इसमें जो बुक्स थे वो सेंट्रल लाइब्रेरी दे रही थी, लेकिन इसमें जो बुक है वो फाउंडेशन दे रही है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोशन एजेंसी में क्या क्या काम करता है, और कई बार पूछ लेता है कि ये कल्चरल और RRLF जो है वो मैं फाउंडेशन ही बोलूँगा, RRLF थोड़ा अजीब सा प्रोनाउंसिएट हो रहा है बार बार, तो फाउंडेशन, इन दोनों में अंतर पूछ लेता है, इसलिए मैं इतना विस्तार से बता रहा हूँ। तो वीडियो बहुत लंबा होगा, पेशेंस रख के सुनो वरना सो जाओ। तो ये हो गया। अगली चीज़ है चिल्ड्रन लाइब्रेरी के लिए भी, ये सेक्शन के लिए भी ये असिस्टेंट देता है, लेकिन मैचिंग वाले में नहीं था चिल्ड्रन लाइब्रेरी, ठीक है। अगली चीज़ है सेलिब्रेशन के लिए भी देता है कि अगर किसी लाइब्रेरी का 125वां
वर्षगांठ हो गया, 175वां हो गया, तो लो सालगिरह मनाओ। अगला है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड लाइब्रेरी को भी असिस्टेंस देता है, जैसे नेहरू युवक केंद्र, ठीक है, इन लोगों को देता है। असिस्टेंट फॉर सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इसके लिए भी देता है पैसा। असिस्टेंट टू वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज, इक्विपमेंट्स, कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ लाइब्रेरी स्टैटिक्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आउटपुट एंड स्पेशल नॉन मैचिंग फंड। तो ये कुछ खूबसूरत काम ये करता है। कोई नॉर्थ ईस्ट से होगा तो खुश हो जाओ, उसके लिए स्पेशल देता है। यहाँ पे ये देखो कुछ, यहाँ पे एक कुछ वो दिया हुआ है आंकड़े, उसको पढ़ लेना है। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरीज, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज, सब डिविजनल तालुका तहसील और टाउन रूरल लाइब्रेरीज, नेहरू युवा केंद्र, जवाहर बाल भवंस। इसलिए मैंने इसको बोला है पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे जो हम लोग लोकल ये अदर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें ये काम आएगा। ये आंकड़े याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस देख लो, मोटा मोटा याद रहे बस। लोकल बॉडी जो है, क्या हुआ कि 1992 में 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, संविधान में संशोधन किया गया, और वहीं से तीसरी सरकार जन्मी। पहले दो ही सरकार होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ से फिर लोकल गवर्नमेंट आया। 73वें संविधान संशोधन में रूरल जो पंचायती राज सिस्टम आया, ठीक है, और 74वें में म्यूनिसिपल, जो शहरों में लोकल गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो जो लोकल गवर्नमेंट है पंचायतों में, उसमें लोकल लाइब्रेरीज़ हैं, और करीब 2-3 लाख लाइब्रेरीज़ हैं पूरे भारत में, जिला परिषद के आधार पे, केंद्र सरकार परिषद या तालुका स्तर पे। तो उसको जो संभालता है वो लोकल बॉडीज़ है, लोकल बॉडीज़ ही उसको प्रमोट वगैरह करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लिया, स्टेट गवर्नमेंट का देख लिया, लोकल बॉडीज़ का देख लिया। अब हम लोग अदर ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिविजुअल्स का देख लेते हैं। आपको थोड़ी एनर्जी मेरे अंदर कम दिख रही होगी, क्योंकि रात में 1:26 है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और नींद अपने चरम स्तर पे है लेकिन वीडियो बनाना काफ़ी खूबसूरत चैप्टर है, तो मेरा मन किया कि वीडियो बना के ही सोऊं, क्योंकि कुछ अच्छी बात होती है ना तो मन करता शेयर करें। लोग गंदी बातें भी शेयर करते हैं चलो सेंट्रल स्टेट, एक बार क्या हुआ, चलो जोक एक बताता हूँ कि एक महिला एक घटना के बारे में बता रही थी, ठीक है, उसके पड़ोसन की एक घटना के बारे में बता रही थी अपनी एक सहेली को। तो उसकी सहेली, जब उसने पूरी घटनाएं बता दी तो उसकी सहेली ने बोला और क्या हुआ और बता। उस महिला ने बोला यार मैंने पहले ही जितना हुआ था उसका दोगुना बता दिया है तो बुरी बातें भी फैलाई जाती हैं बड़े चाव से। तो ये अच्छी बात थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया इतनी रात को भी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो 2 ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़े अलग हैं, ठीक है। ये कल्चर और फाउंडेशन इसके अलग हैं। देखो इसमें 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। सबसे पहले नेहरू युवक केंद्र संगठन, दूसरा जवाहर बाल भवंस, नेशनल आर्काइव्स और जन शिक्षण संस्थान, ये 4 आते हैं। नेहरू युवा केंद्र संस्थान क्या है, ये युवाओं में जोश पैदा करने के लिए और उनको फिट करने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाने के लिए ये सब काम करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये लोग जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पूरी तरीके से लाइब्रेरीज़ को डेवलप करने में नहीं जुटी हुई। उनके जो मकसद हैं कुछ अलग हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी आ जाती है लाइब्रेरी की भी, ठीक है। फुल फोकस्ड लाइब्रेरी पे नहीं है, बट एक एक्टिविटी के रूप में आ जाती है बस। तो नेहरू युवक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर आती है, और ये सोशल सर्विसेज करती है बस। जवाहर बाल भवन मतलब क्या, बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आएगी। यहाँ पे HRD दिया है बट उसका नाम चेंज हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ यार रोज़ न्यूज़पेपर देख लिया करो, पढ़ नहीं सकते तो जस्ट देख लो, हेडिंग ही देख लो, जिससे आपको चीज़ें याद रहें। तो ये बच्चों के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं,
पढ़ाई करने के लिए, रूरल पुअर बच्चों के लिए। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है यार, इसके वेबसाइट्स पे जाओ। ये क्या करता है? प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, रिपेयर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स। दूसरी चीज़, पब्लिकेशन, लिस्टिंग, कैटलॉगिंग एंड कंपाइलेशन, गाइड टू रिकॉर्ड्स, माइक्रोफिल्मिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, एयर कंडीशनिंग ऑफ द रूम and purchase the preservative and reprographic materials, construction including addition, alteration and renovation of building। एक जन शिक्षण संस्थान भी है अंडर द नेशनल लिटरेसी मिशन, ठीक है, एडल्ट एजुकेशन डायरेक्टरेट, फंक्शंस ए डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी ऑफ वोकेशनल और टेक्निकल स्किल्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो जन शिक्षण संस्थान जो है वो एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट मतलब जो 18 साल से बड़े लोग हैं, और वो मेनली यार बड़े लोग हो गए ना, जैसे प्रौढ़ शिक्षा अभियान जो शुरू होता है तो उन लोगों के लिए काम करता है। स्कूल कम विलेज लाइब्रेरी, मैं इसका फ़ैन हो गया जब मैं इस पढ़ा। पता है क्या होता है इसमें यार? देखो, लाइब्रेरीज़ हर स्कूल में लगभग लाइब्रेरीज़ होती है, मतलब आपकी लाइब्रेरी आपके स्कूल में नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं जिस पिछड़े समाज से आता हूँ वहाँ पे 12वीं तक के या इंटर कॉलेज में भी या गवर्नमेंट स्कूल में भी लाइब्रेरीज़ का नामो निशान नहीं था। तो यहाँ दिल्ली में मैं लाइब्रेरीज़ देखा, तो चलो मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो जो बड़े बड़े शहरों के स्कूल हैं वहाँ पे जो लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो स्कूल का जो टाइम होता है जैसे सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, तो उस समय वो स्कूल लाइब्रेरी रहेगी। लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हो जाएगी तब वो लाइब्रेरी पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगी, है ना मज़ेदार? स्कूल के समय में स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल बंद होने के बाद पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसको बोलते हैं स्कूल कम पब्लिक लाइब्रेरी, है ना? कितना लाजवाब है। इसको स्कूल टीचर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट करते हैं, और स्कूल कम विलेज लाइब्रेरी भी इसको बोल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में इसमें काफ़ी ज़्यादा काम किया, ग्राम वाचनालय वगैरह करके, ठीक है, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना पाना। देखो यार, हिमाचल प्रदेश ने ना एजुकेशन के मामले में बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। मतलब ये पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह तो सब छोड़ ही दिए। बताओ, पंजाब में लिटरेसी बहुत कम है, मतलब वो स्तर नहीं है लिटरेसी का, लेकिन हिमाचल प्रदेश के पास इतना ज़्यादा संसाधन नहीं है, सारा हिल एरिया से, लेकिन एजुकेशन पहुंचाया यार उसने। इतने मतलब डेडिकेशन होना चाहिए। ग्राम वाचनालय बहुत मोटिवेशनल चीज़ है। तो मतलब हम लोग भी कभी जब सिस्टम में आए और बड़े डिसीजंस लें तो एजुकेशन और लाइब्रेरीज पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज तक जो भी नेशन डेवलप्ड हुआ है ना, उन्होंने एजुकेशन पे बहुत फोकस किया। इंडिपेंडेंट चिल्ड्रन लाइब्रेरी, तो बाल भवन जो हैं तो बच्चों के लिए लाइब्रेरीज़ बनाएंगी। पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशंस भी हैं, जैसे ILA हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये क्या करता है कि सेमिनार्स, पब्लिकेशंस, न्यूज़ लेटर्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम आपने पढ़ा होगा। कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम क्या होता है कि जीवन भर लाइफ टाइम एजुकेशन पाना, तो CEP इसको बोलते हैं। ऐसे प्रोग्राम ये चलाता है और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। और ये जो RRLF जो फाउंडेशन है उसमें भी हेल्प करता है। बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन, BLA बोलते हैं। इसकी जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1925 में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने यार शिक्षा के बारे में बहुत काम किया था। और ये लोग ये जो है ना नेचुरल शिक्षा पे, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके बारे में आप पढ़ो, बहुत मज़ा आएगा। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन इनसे रिलेटेड है, इनका नाम आप लिख दोगे तो लोग खुश हो जाएंगे। डेवलप अवेयरनेस इन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अपना देश जो प्राचीन काल में इतना ज़्यादा आगे इसलिए था ना, क्योंकि यहाँ पे यार नालंदा, तक्षशिला, ऐसी बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हुआ करती थी। केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन, केरला का तो मतलब अद्भुत है। आज का तक्षशिला जानो केरला को, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स
यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप नहीं हो पाई। मेरे गांव में जब कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलता था तो फिर वो सबसे बड़ा बड़ा लिखते थे कि हमारे यहाँ जो टीचर आया हुआ केरला का टीचर है। उन बेचारों को हिंदी बोलना नहीं आता था, तो फिर कितना भी अच्छा केरला का टीचर आप ले आओ, अगर लोकल लैंग्वेज आप नहीं जानते हैं तो बच्चों को आप ठीक से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बच्चों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाना होता है। तो इसीलिए केरला बहुत ही ज़्यादा हाई लर्निंग था, इसीलिए वो वहाँ से टीचर्स को पकड़ के लाते थे। और वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह नहीं है, तो ज़्यादातर केरला के पढ़े लिखे लोग जो हैं वो मिडल ईस्ट में चले जाते हैं और वहाँ से ढेर सारा पैसा भारत को भेजते हैं। इसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। और जो वो डॉलर्स या हाई करेंसी जो भेजते हैं उससे भारत को बहुत फ़ायदा होता है और हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता है। तुम लाइब्रेरी पढ़ा रहे हो कि हमें जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हो? फोकस ऐसा अगर मन में विचार आ रहा है तो उसको त्यागो और केरला लाइब्रेरी एसोसिएशन पे फोकस करो। इसने क्या किया था, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया लाइब्रेरी लेजिस्लेशन केरला में बनाने के लिए। इन्होंने एक्ट पारित करने में बहुत अच्छा काम किया और उसका क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट किया पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस में। और इस ढेर सारे वॉलंटियर्स को इन्होंने हायर किया, ट्रेनिंग दिया लोगों को ओरिएंटेड, और बुक प्रोसेसिंग अन्य चीज़ें इन्होंने सिखाया। लोकली इंडिविजुअल्स को इन्होंने ट्रेन किया, कम्युनिटी इन्फॉर्मेशन सेंटर्स डेवलप किए। तो बड़ा अच्छा काम किया। अपना डीपीएल भी तो काफ़ी अच्छा काम करता है ना, कि वो बस वगैरह लेकर के जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं ए बस आया बस आया बस आया, तो सारे जा कर के किताब देखते हैं। काफ़ी शानदार। इंडिविजुअल लाइब्रेरीज़ यार, बहुत कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे और कुछ शानदार लोग थे, तो कुछ लोगों ने अफ़ीम की खेती की और कुछ लोगों ने लाइब्रेरी बनाए। तो अफ़ीम की खेती वाले अफ़ीम में ही डूब कर मर गए, उनके नाम को नहीं कोई जानता है। लेकिन जो कुछ इन्होंने महान काम किए ना, उनके नाम को हम लोग जानते हैं। जैसे एक व्यक्ति हुए कृष्ण कुमार, सॉरी यार, आधी रात में वीडियो बनाने पे ही होता है, फोकस ख़त्म हो जाता है, मतलब वो एनर्जी और फोकस दोनों नहीं मिल पाता है, लेकिन मज़ा आता है। कृष्ण कुमार सिंह जी जो थे भावनगर, वहाँ पे उन्होंने लाइब्रेरी किया था। भागवत सिंह जी जो थे वो गोंडल के। सर लखाजी राव ये राजकोट के थे। सारे गुजरात के ही दिखा रहे हैं। और पायनियर इन द लाइब्रेरी मूवमेंट, ये लोग लाइब्रेरी मूवमेंट में बहुत अच्छा थे। इनका नाम बार बार आएगा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 3। ये बड़ौदा के थे और इन्होंने स्टेट ऐड दिया 5 लाइब्रेरीज़ के लिए और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज़ के लिए। बहुत अच्छा काम किया था भाई ने। द लेगेसी ऑफ श्री मोतीबाई अमीन एंड द डिवोटेड वर्कर ऑफ द महाराजा। तो श्री मोतीबाई अमीन, चलो अच्छा हुआ ये महिला लग रही हैं। तो मित्र मंडल लाइब्रेरीज़ इन लोगों ने शुरू किया था। खुदा बख्श लाइब्रेरीज़ को इन्होंने पर्सनल गिफ्ट दिया था। रॉयल फैमिली ऑफ तंजावुर और द अदर केसेस ऑफ द इंडिविजुअल लाइब्रेरीज। तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था यार। हम लोग भी ऐसे कुछ अच्छा काम करके जाए ना, तो भविष्य में जो लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ओह दिस बैच हैज़ गिवन दिस लाइब्रेरी। और एक नाम और भी जाता है कार्नेजी लाइब्रेरीज़ का। एक महोदय थे एंड्रयू कार्नेजी, इस बंदे ने काफ़ी मदद किया था यूके में, यूएस में लाइब्रेरी कम्युनिटीज़ बनाने में। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लोग भी थे जो लाइब्रेरीज़ के प्रमोशन में बहुत ज़्यादा काम आए। ठीक है, उसको डेवलपमेंट करने में काम आए। तो अगर अदर पूछेगा तो अदर में सबसे पहले तो आप बताना कि कौन कौन से सेंट्रल के थे ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल कम बताना, इंडिपेंडेंट चिल्ड्रेन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंडिविजुअल लाइब्रेरी। उसके बाद आता है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओज़। तो फिलॉन्थ्रोपिक और वॉलंटरी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे केरला, महाराष्ट्र या वेस्ट बंगाल, यहाँ की जो पब्लिक लाइब्रेरीज़ है वो बेस्ड ऑन है
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं इनको पैसे काफ़ी दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट, अब वो लोग देखो रिटायर हो जाने के बाद उनको, कई लोग तो मर जाते हैं, बहुत कम ही समय में मर जाते हैं, क्योंकि वो, उन्हें लगता है कि वो बूढ़े हो गए, लेकिन वो और जी सकते थे यार बहुत, मतलब उन्हें, वो बीमार हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, और वो लगातार ऑफिस से उनका अटैचमेंट होता है, तो घर पे जब वो रहने लगते हैं तो घर वालों से भी उनको उतना सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है लाइब्रेरी से जोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर काम नहीं कर सकते, क्योंकि 60 साल के हो गए। कर भी सकते हैं लोग, 90-90 साल तक ताकतवर काम कर सकते हैं, बट वो लाइब्रेरी के फील्ड में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। वरना वो ताश खेलते हुए मिल जाएंगे आपको, रिटायर्ड लोग ताश खेलते हैं, बीड़ी पीते हैं। सारे रिटायर्ड लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ट्री प्लांटेशन भी करते हैं, काफ़ी अच्छा भी मूवमेंट करते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें काम करता है। यूनेस्को जिंदाबाद, इफ्ला जिंदाबाद। यूनेस्को ने देखो DPL का बीज बोया था 1952 में, और आज तक ये फल दे रहा है। मेरे दादाजी ने एक बड़ा पेड़ लगाया था आम का, और फल देता है, तो पापा ने भी खाया, मैं भी खाया, दादाजी ने भी खाया, और मेरे अभी भाई साहब हैं, उनके बच्चे भी खा रहे हैं, मतलब 4-5 पुश्त खा रहे हैं, एक पेड़ लगाया। तो ये यूनेस्को ने जो पेड़ लगाया DPL का, कितने पुश्तें खा रही है ना उसका अनाज, कितने लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और ये इसने काफ़ी काम किया। और बस लेकर के घूमते रहते हैं, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स, ये सब देना एग्जाम्पल, ऐसे ही मजाक में नहीं बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है, इसको देना। इफ्ला ने तो यार अच्छा काम किया। एक यूनेस्को जब मैनिफेस्टो है, ये भी पूछा गया कई बार। तो ये जो चैप्टर है बहुत अच्छा मुझे लगा, इसका वीडियो बनाने में बड़ा खूबसूरत लगा। मतलब काफ़ी कम ऐसे चैप्टर्स या वीडियो होते हैं जो मुझे पसंद आते हैं, तो वन ऑफ दिस यार, मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा। वो एनर्जी नहीं रही, बट मज़ेदार तरीके से मैंने बताया, तो आपको मज़ा आया या ना आए, मुझे काफ़ी मज़ा आया। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।